मुझे फॉलो करें, नई फिल्मों की अपडेट पाएं और बोरियत को दूर भगाएं। कहानी न्यूयॉर्क की एक बहुत ही व्यस्त और शोर शराबे वाली सड़क से शुरू होती है। अंडरवर्ल्ड का बॉस विंस्टन अपने बेटे को खोने के दुख में डूबा हुआ है। तभी अचानक एक जोरदार फोन की घंटी बजती है और शांति टूट जाती है। उसका एक आदमी घबराया हुआ आकर बताता है कि उसके ऑफिस में जासूसी करने वाला डिवाइस लगा है। विंस्टन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो जाता है। उसका आदमी कसम खाकर कहता है कि ये दुश्मन गैंग की नताशा का काम है, क्योंकि वो औरत लगातार उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि पूरे न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर सके। लेकिन विंस्टन को थोड़ा शक होता है। उस वक्त सभी लोग ऑफिस के अंदर ही थे। ऐसे हालात में अगर नताशा फिर भी उसके प्राइवेट ऑफिस में जासूसी की मशीन लगा सकती है, तो इसका मतलब है कि उसके आदमी बहुत ही निकम्मे है। ये सोचकर विंस्टन अचानक पूछता है कि उसके ऑफिस से बाहर निकलने वाला आखिरी इंसान कौन था। आदमी जवाब देता है कि वो ईथन था। साफ है कि ईथन पर सबसे बड़ा शक है। सच का पता लगाने के लिए विंस्टन अपने आदमियों को ईथन को पकड़कर लाने का हुक्म देता है। वो आमने सामने ईथन से पूछना चाहता है कि क्या ये सब उसने किया है। और इस वक्त ईथन एक रिहैब सपोर्ट ग्रुप में लोगों को अपने अतीत की कहानी सुना रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके बॉस ने उसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। पूरे हत्यारों की दुनिया में वो एक बहुत ही मशहूर नाम है। उसे खून खराबे का ऐसा जुनून था कि उसने अपने आसपास के कई जरूरी लोगों और चीजों को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए उसने इस वर्कहोलिक सपोर्ट ग्रुप में आकर अपनी जान लेने की इस बुरी लत को छोड़ने और एक आम इंसान की जिंदगी जीने का फैसला किया है। सपोर्ट ग्रुप से निकलने के बाद वो चाइना टाउन इलाके में आता है। उसे मिसेज ली का बनाया हुआ टोफू बहुत पसंद है और वो उसे खाने की चाहत रखता है। लेकिन टोफू खाने से पहले ही उसके सिर पर किसी ने जोरदार वार कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक सुनसान गोदाम में पाया। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसे सब पीटर बुलाते हैं। वो विंस्टन का सबसे क्रूर आदमी है और साथ ही ईथन का पक्का दोस्त भी है। पीटर को विंस्टन ने ईथन को पकड़ने भेजा था, लेकिन ईथन को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो अभी भी मस्ती में मजाक कर रहा था। उसे इस तरह बेपरवाह देखकर पीटर गुस्सा हो जाता है और ईथन से पूछता है कि उसने अपने ही भाइयों को धोखा क्यों दिया। ईथन हैरान रह गया। उसे लगा कि पीटर इसलिए नाराज है क्योंकि 2 साल पहले वो उसके रग्बी मैच में नहीं आया था। उसने तुरंत पीटर से वादा किया कि आगे से वो जरूर आएगा। लेकिन जब पीटर ने उससे जानकारी मांगी तो ईथन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। बात खत्म होते ही किसी ने फ्लेम थ्रोअर चला दिया। तब जाकर ईथन को समझ आया कि पीटर की बातों का मतलब कुछ और ही था। लेकिन साफ तौर पर अब सोचने का वक्त नहीं था। उसे तुरंत अपने आसपास के लोगों की पकड़ से छूटना था, नहीं तो वो जलकर कोयला हो जाता। उठते ही उसने तुरंत सवाल किया और जानना चाहा कि आखिर चल क्या रहा है। पीटर को लगा कि उसने सब साफ कर दिया है और उसके आदमियों को भी ऐसा ही लग रहा था। इसलिए उन सबने एक साथ अपने हथियार उठा लिए। ईथन ने उनकी दुश्मनी को महसूस कर लिया था। जब बातों से काम नहीं बना तो उसे अपनी ताकत दिखानी पड़ी। साइलेंस वो सच में हथियारों की दुनिया का एक बड़ा नाम था। उसने बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से इन छोटे मोटे गुंडों का सफाया कर दिया। आखिर में उसने बहुत जोर से पीटर के सिर पर वार किया। इस सीन को देखकर डायरेक्टर के काम पर थोड़ी निराशा होती है। ये थोड़ा नकली लग रहा था। ईथन के उस अजीब से चेहरे को देखो। वो पूछ रहा है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। पीटर भी बहुत सख्त जान है। वो कहता है कि ये छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है। ईथन ने जमीन से फ्लेम थ्रोअर उठाया और अपना छोटा चाकू निकालकर उसे फ्लेम थ्रोअर से गर्म किया। जबकि ईथन हैरान खड़ा देख रहा था, उसने वो गर्म चाकू अपने सिर के घाव पर लगा लिया। तुरंत ही वहां जलते हुए मांस की बदबू फैल गई। ईथन पूरी तरह से सदमे में था कि उसे बिना किसी वजह के मुखबिर क्यों माना जा रहा है। पीटर को भी ये उम्मीद नहीं थी। वे इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और ईथन अपने ही गैंग को धोखा दे देगा। हालांकि ईथन ने कसम खाकर कहा कि उसने कभी भी गैंग के साथ गद्दारी नहीं की है, लेकिन पीटर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लगा कि वह सच नहीं बोल रहा है। उसके बाद पीटर ने ईथन को बताया कि अब पूरा संगठन उसकी तलाश कर रहा है और उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही पीटर अचानक बेहोश हो गया। ये सब इतना अजीब था मानो कोई सपना चल रहा हो। ईथन ने पीटर का फोन निकाला और एक इमरजेंसी कॉल मिलाया। साइलेंस काम खत्म होने के बाद उसने अपना कोट और टोपी उठाई और फिर गोदाम से बाहर निकल गया। सड़क पर आकर ईथन एक कार में बैठा और मदद मांगने ही वाला था कि अचानक कार में कुछ और लोग आ घुसे। उनके हाव भाव से साफ था कि उनके इरादे ठीक नहीं है। उनका बॉस बेहोश था। ईथन और ड्रेक एक दूसरे को पहले से जानते थे। उन दोनों के बीच कुछ पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन वो बहुत छोटी सी बात थी जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। ईथन ये जानना चाहता था कि उसके बॉस ने उसके सिर पर कितना इनाम रखा है कि वे लोग एक के बाद एक उसे पकड़ने आ रहे हैं। जब उसे पता चला कि इनाम सिर्फ 10,000 है तो वो गुस्से से उबल पड़ा। आखिर वो एक बेहतरीन हत्यारा था जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर था और उसकी कीमत सिर्फ 10,000। लेकिन अभी इन बातों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं था। यहाँ से बचकर निकलना सबसे जरूरी था। उसने अपने पास बैठे 2 आदमियों को देखा जिनके हाथों में स्टन गन थी। फिर उसकी नजर कोपायलट की सीट बेल्ट पर गई और अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही पागलपन वाला आइडिया आया। साइलेंस कुछ बहुत ही अजीब और कमाल के पैंतरे दिखाने के बाद कार के अंदर मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए। ईथन ने उन्हें कार से बाहर धक्का दिया और खुद कार चलाकर बड़े स्वैग से वहां से निकल गया। वह अपने सबसे करीबी दोस्त के घर गया। वो वहां उससे मदद मांगने के इरादे से गया था, लेकिन जैसे ही वे मिले मिलर ने अपनी बंदूक उस पर तान दी। मिलर भी ईथन की तरह ही एक मशहूर पेशेवर हत्यारा है और ईथन उसकी बेटी का गॉडफादर भी है। लेकिन अभी मिलर उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था, इसलिए ईथन को उसकी बंदूक छीननी पड़ी ताकि वो उसे होश में ला सके। मिलर ने ईथन से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। क्या उसने सोचा कि इससे उसके परिवार वालों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ईथन जवाब देने ही वाला था कि मिलर ने वापस अपनी बंदूक छीन ली। इन दोनों भाइयों को एक दूसरे की अच्छे से पहचान थी। भले ही सामने वाले की बंदूक तनी हो, लेकिन उन्हें
उन्हें पता था कि कोई असली खतरा नहीं है। ईथन अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे गद्दार क्यों माना जा रहा है। मिलर ने उसे सफाई देने से रोका और कहा कि जल्दी सोचो विंस्टन को क्या जवाब दोगे। लेकिन इस वक्त ईथन को कोई परवाह नहीं थी। उसे लगा कि विंस्टन सिर्फ उसे पकड़कर वापस ले जाना चाहता है और उसकी जान लेने का कोई इरादा नहीं है। मिलर ने उसे इस तरह ढीठ बनते देखा तो आगे बढ़कर उसे सबक सिखाने की ठानी। फिर दोनों भाई आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी सालों की दोस्ती का सारा गुस्सा घूंसों और लातों के जरिए निकाल रहे हों। मुझे नहीं पता कि ये मेरी गलती है या डायरेक्टर की सोच ही कुछ अलग है। कुल मिलाकर इस तरह का सीन देखकर कुछ कहना मुश्किल है। दोनों भाई एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे और उनकी लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी। कोई बीच बचाव भी नहीं कर सकता था। ठीक उसी समय जब उनकी लड़ाई पूरे जोश में थी, पास रखा फोन अचानक बज उठा। दोनों ने एक साथ लड़ना बंद कर दिया। फोन मिलर की पत्नी का था। मिलर की हांफती हुई आवाज सुनकर उसकी पत्नी को लगा कि वो किसी और औरत के साथ ताश खेल रहा है। मिलर ने घबराकर सफाई दी, लेकिन वो जितना बोलता उतना ही शक बढ़ता जा रहा था। हार मानकर उसे ईथन से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बोलना पड़ा। लगा था कि इससे दोनों की लड़ाई शांत हो जाएगी, लेकिन फोन कटते ही मिलर फिर से ईथन पर टूट पड़ा और ईथन को भी पलटकर लड़ना पड़ा। मिलर की बातें सुनकर ईथन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब को कैसे ठीक किया जाए। मिलर के घर से निकलने के बाद ईथन सीधे ईव के घर चला गया। ईव ने जल्दी से उसे घर के अंदर खींच लिया। जब भी ईथन सामने आता है तो कुछ न कुछ बवाल जरूर होता है। वो नहीं चाहती थी कि उसका घर बर्बाद हो। उसे समझ आ गया था कि ईथन यहाँ क्यों आया है। साफ था कि मिलर के यहाँ उसकी बात नहीं बनी। ईथन ने सच छिपाने की कोशिश की, लेकिन ईव ने बिना किसी झिझक के उसका झूठ पकड़ लिया। उसने ईथन को याद दिलाया कि वो अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचे, क्योंकि सबके अपने परिवार, अपनी पसंद का काम और साथी है। सिर्फ ईथन ही ऐसा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने पेशे में लगा दी है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन हत्यारा बनना चाहता है। लेकिन जिस दिन वो मर जाएगा उसके कारनामों को लोग कितने दिनों तक याद रखेंगे, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी को भी लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा लगा कि ईथन ईव की बात समझ नहीं पाया। जैसे ही वो खड़ा होकर कुछ बोलने ही वाला था, अचानक उसकी गर्दन में एक जहरीला तीर लगा। ईथन बेहोश हो गया। उसने एक सपना देखा जिसमें वो उसी वर्कहोलिक रिहैब सपोर्ट ग्रुप में बैठा था और सबको अपना दुख सुनाने वाला था। तभी अचानक आसपास के सभी लोगों ने उस पर अपनी बंदूकें तान दी। ईथन बुरी तरह घबराकर नींद से अचानक जाग गया। उसकी ये हालत देखकर ईव अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ये बहुत हैरानी की बात थी कि जो ईथन किसी की जान लेते वक्त एक पल भी नहीं सोचता, उसका ऐसा डरा हुआ रूप भी हो सकता है। उसने अपना कंबल हटाया और एक नजर डाली, फिर अपनी खिसक गई पैंट को वापस पहना। जब उसने ईव को अपनी तरफ आते देखा तो ईथन ने एक शरारती मुस्कान के साथ उससे पूछा कि जब वो बेहोश था तो ईव ने उसके साथ क्या किया। ईव शर्म से लाल हो गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तभी अचानक कुछ लोगों ने जोर से दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री ली। उस आदमी के चेहरे पर इतना घमंड था कि मेरा भी मन कर रहा था कि आगे बढ़कर उसे सबक सिखाऊं। साफ था कि ये फिर से विंस्टन के भेजे हुए लोग थे। ये जानकर कि इनका इरादा भी पहले आए लोगों जैसा ही है, ईव अचानक घूमी और एक तरफ चली गई। ईथन को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा था कि ईव उसकी मदद करेगी। जब उसने देखा कि सामने वाले ने हथकड़ी निकाल ली है तो ईथन ने एक्शन लेने की सोची। बचे हुए कुछ मजबूत लोग तुरंत उन दोनों की तरफ दौड़े। ईव का मिजाज काफी दिलचस्प है। जब कोई उसे परेशान नहीं करता तो वो बिल्ली की तरह शांत रहती है, लेकिन सामने वाले ने उसके घर का दरवाजा तक तोड़ दिया था। अगर वो अब भी कुछ न करती तो लोग उसे कमजोर समझ लेते। इसलिए ये लोग फिर से मुसीबत में पड़ गए। एक बेहतरीन पेशेवर हत्यारा जो बचपन से ही अंडरवर्ल्ड में पला बढ़ा हो, उसके लिए बिना हुनर के जिंदा रहना नामुमकिन है। उसने बिना कोई खास मेहनत किए इन सबको एक एक करके धूल चटा दी और उनकी लड़ने की हालत ही नहीं बची। मुझे ऐसा तजुर्बा नहीं चाहिए। इस घटना के बाद ईथन समझ गया कि ईव अब भी उससे बहुत प्यार करती है। ईव के लिए उसकी भावनाएं भी वैसी ही है। वो ईव के साथ मिलकर एक परिवार बनाना चाहता है, लेकिन उसे बस ये नहीं पता कि कैसे रुके। उसके लिए खून खराबा और लड़ाई झगड़ा बहुत ही आकर्षक है। ये बातें सुनकर ईव को लगा कि उसने सच में बदलने का फैसला नहीं किया है। अगर उसके अंदर बदलने की इच्छा है भी तो क्या उसे पता है कि शुरुआत कहां से करनी चाहिए। ये बात सुनकर ईव ने अपना फोन निकाला और शुरुआती प्लान में बदलाव किया। सबसे पहले उसने अपने पिता को फोन किया। बस सारी बातें साफ साफ बताकर सारी गलतफहमियां दूर करनी होंगी ताकि वे फिर से एक साथ काम कर सके। इस वक्त विंस्टन शहर के बाहर रहने वाले बंजारों को देख रहा था। उसके चेहरे पर निराशा और बेबसी साफ दिख रही थी। ये लोग भी जंग के पुराने खिलाड़ी हैं, फिर वे एक मामूली से डॉक्टर को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। जैसे ही उसका गुस्सा फूटने वाला था, अचानक उसे अपनी बेटी का फोन आया। ईव ने अपने पिता से कहा कि ईथन उसके पास ही है और वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन विंस्टन ने अपनी बेटी से कहा कि उस कमीने गद्दार को मेरे सामने लाओ। उसे जो भी कहना है सीधे मुझसे कहे। ईथन बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि अगर वो एक बार गया तो उसका जिंदा बचना मुश्किल होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि विंस्टन ने एक बार उस पर एहसान किया था। उस वक्त वो बस एक बेघर इंसान था जो एक सर्दियां भी नहीं काट सकता था। ये विंस्टन ही था जिसने उसे पनाह दी और उसे एक प्यारा सा परिवार दिया। विंस्टन तो अपनी बेटी और कारोबार भी ईथन को सौंपने वाला था, लेकिन ईथन ने उसे धोखा दे दिया। मैं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अचानक बात बदलते हुए ईथन ने कहा कि उसे भी चोट पहुंची है। विंस्टन ने उससे इसका मतलब पूछा। ईथन ने जवाब दिया कि इस संस्था को इतना लंबा समय देने के बाद आखिर में मेरी कीमत सिर्फ 5 लाख आकी गई। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सच में ये कीमत बहुत कम थी। ईव ने उसे ऐसी बातें न कहने की चेतावनी दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि वे फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें विंस्टन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने ईथन को चेतावनी दी कि वो उसे गुस्सा न दिलाए। उसे जान से मारने के उसके पास अनगिनत तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई बंदर नहीं हूं, तो साबित करो बंदर। जब तक सूरज नहीं उग जाता। बात पूरी होने से पहले ही उसने फोन काट दिया। ईथन पूरी तरह
तरह से हैरान था। वो तो बस ये साबित करना चाहता था कि वो गद्दार नहीं है, लेकिन उल्टा बात और बिगड़ गई। अब समय बहुत कम था। वो कैसे साबित करेगा कि उसने राज नहीं खोले हैं? ईव ने बातों बातों में कहा कि अगर वे दुश्मन गैंग के लीडर को मार दे तो भी वो बेगुनाह साबित हो सकता है। ईथन को ये आइडिया अच्छा लगा। दुश्मन गैंग का सरगना ड्राशा हमेशा से विंस्टन के लिए एक बड़ा सिरदर्द रहा है। अगर वे उसे रास्ते से हटा दें तो विंस्टन शायद पुरानी सारी बातें भुला दे, लेकिन अगर वे नाकाम रहे तो पक्का एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। ईथन ने पक्का इरादा कर लिया था, आज रात ही वो ड्राशा पर हमला करेगा। ईव ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हार मानकर उसे भी साथ जाना पड़ा। उसने उस छुपे हुए कमरे को खोला। अंदर हर तरह के हथियार और साजो सामान मौजूद थे। ईथन भी ये देखकर थोड़ा हैरान था। जहाँ दूसरे बच्चों को उनके जन्मदिन पर उनके पिता छोटे खिलौने देते हैं, वही ईव की बात ही अलग थी। जब उसका जन्मदिन आता था तो उसके पिता उसे बंदूकें और गोलियां देते थे, और इस तरह अनजाने में हथियारों से पूरी अलमारी भर गई थी। सारी तैयारी होने के बाद दोनों तुरंत निकल पड़े। ईव उस वैन में छिप गई ताकि वो ईथन को हथियारों से मदद दे सके। ईथन ने बड़ी आसानी से छत पर खड़े गार्ड्स को मार गिराया और बिल्डिंग के अंदर घुस गया। अंदर ड्राशा के आदमी गेम खेल रहे थे। ईथन चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उन लोगों को कुछ पता नहीं चला। ईथन ने शेल्फ के पास से एक लकड़ी का डंडा उठाया और काम चोरी कर रहे इन आदमियों को अच्छी तरह सबक सिखाया। ऐसा करने में उसे जरा भी पसीना नहीं बहाना पड़ा, लेकिन ईथन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस पर नजर रख रही ईव इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। एक छोटी चोटी वाला आदमी बंदूक लिए चुपके से वैन के अंदर घुस आया था। हालांकि ईव ने उस आदमी को देख लिया था, लेकिन उसने विरोध करने की कोई हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो आदमी ड्राशा का सबसे खास गुर्गा पेगनी था। आखिर में ईव ने हार मान लेने का ही फैसला किया। उसी वक्त ईथन ड्राशा के बाकी आदमियों से जबरदस्त लड़ाई कर रहा था। सामने वाले का रिएक्शन इतना तेज और सटीक था, जिससे साफ था कि उन्हें पहले से ही भनक लग गई थी। शायद उनके आते ही दुश्मनों ने उन्हें देख लिया था। ये साफ तौर पर उनके लिए बिछाया गया एक जाल था, और ड्राशा ईव को देखने के बाद भी बिल्कुल शांत रहा। इससे साबित हो गया कि उनका शक सही था। उन्होंने वाकई में पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन ड्राशा के मन में कई सवाल थे। ईव के यहाँ आने का आखिर मकसद क्या है? ईव ने सीधा जवाब देने से परहेज किया। वो बस गाड़ी में छिपकर बंदूकों के साथ खेल रही थी, और आखिर में उसे यहाँ लाया गया। ड्राशा ने उसे बताया कि उसके पिता के गैंग और उनके बीच शांति बने रहने की वजह यही है कि दोनों हमेशा अपनी हद में रहते हैं, लेकिन ईव के आने से ये शांति भंग हो गई है। हो सकता है कि अब दोनों गैंग के बीच जंग छिड़ जाए, लेकिन ईव को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वो जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद ड्राशा का गैंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसे ईथन पर पूरा भरोसा था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ड्राशा के लगभग सारे आदमी ईथन के हाथों मारे जा चुके थे। भले ही ये आदमी बहुत ताकतवर थे, लेकिन वे आम लोगों से बस थोड़े ही बेहतर थे। एक असली और बेहतरीन किलर के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। इसलिए भले ही उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी, फिर भी क्या फर्क पड़ता है। वे सब ईथन की सटीक निशानेबाजी और फुर्तीली चाल के सामने एक एक करके ढेर होते जा रहे थे। इस भारी शोर ने ड्राशा का ध्यान खींचा। उसने पेगनी को जाकर देखने के लिए कहा, और ये भी कहा कि ईथन को जल्द से जल्द खत्म कर दे। ड्राशा का सबसे तगड़ा फाइटर होने के नाते पेगनी में वाकई कुछ तो खास बात थी। उसने आते ही ईथन पर गोली चला दी। खुद को सांस लेने की थोड़ी मोहलत देने के लिए ईथन ने एक तरकीब लगाई। उसने फुर्ती से एक फ्लैशबैंग बम फेंका। इत्तेफाक से ड्राशा भी उसी वक्त ईव को सबक सिखाने वाला था। जब धमाका हुआ तो ईव को भी एक मौका मिल गया। जैसे ही पेगनी की आंखों के सामने अंधेरा छाया, ईथन तेजी से आगे बढ़ा। ताबड़तोड़ और फुर्तीले हमलों से उसने पेगनी के हाथ से हथियार गिरा दिया, लेकिन पेगनी का रिएक्शन भी गजब का था। वह जल्द ही संभल गया और फिर से लड़ने लगा, जिससे ईथन के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही ईथन को जोर से जमीन पर पटका गया, उसी पल ड्राशा ने भी ईव को दूर फेंक दिया। जाहिर है ड्राशा ने अपना असली दाव बचा कर रखा था। पहले लगा कि वो ईव से हार जाएगा, लेकिन अब उसकी ताकत देखकर सच में हैरानी होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस खतरनाक अंडरवर्ल्ड में लीडर की कुर्सी पर बैठने वाले में कोई न कोई खास बात तो जरूर होगी, जिसे कम नहीं आंकना चाहिए। उधर ईथन की हालत भी बहुत नाजुक थी। पहले ही सुना था कि ड्राशा के पास एक बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन वो इतना खतरनाक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। डॉक्टर और स्नोमैन को भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जरा देखिए वो कितनी मुश्किल से लड़ रहा है। इससे पता चलता है कि उस आदमी की ताकत कितनी गजब की है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद आखिरकार उसने पेगनी को हरा ही दिया। डॉक्टर भी बहुत थक चुका था। उसे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। वो तुरंत ईव की मदद के लिए भागा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पेगनी फिर से अचानक सामने आ गया। साफ है कि पिछला वार इतना जोरदार नहीं था। पेगनी अभी भी जिंदा था। वैसे तो डॉक्टर बहुत तजुर्बेकार है, उससे ऐसी मामूली गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किसने सोचा था कि पेगनी ऐसी हालत में भी जिंदा बच जाएगा। इस बार तो उसकी खैर नहीं। जब ईथन एक बार फिर से वहां पहुंचा तो ईव की हालत बहुत खराब थी। ईथन ने अपना हाथ उठाया और जोर से एक घूंसा मारा। ईव ने जमीन से मैदे की एक थैली उठाई और जबरदस्ती सारा मैदा ड्राशा के मुंह में ठूंस दिया। भले ही ड्राशा इस चीज का धंधा करता था, लेकिन वो खुद कभी इसे छूता तक नहीं था। जल्द ही उसे जहर चढ़ गया और वो गिर पड़ा। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह शांत हो गया। उन दोनों ने चैन की सांस ली, ये साबित करने के लिए कि उन्होंने ड्राशा को मार दिया है। ईथन ने बगल में रखे कैमरे की तरफ देखा और इस तरह उन दोनों ने ड्राशा के साथ एक अजीब सी सेल्फी ली। इस घटना के बाद दोनों की एक दूसरे से उम्मीदें बदल गई। ईव ने ईथन को खुद के लिए बदलने को कहना छोड़ दिया। उसे लगा कि ईथन अब बिल्कुल सही रास्ते पर है और उसे अपने लिए ईथन के आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ईथन की सोच बिल्कुल अलग थी। इतनी सारी चीजें झेलने के बाद उसे लगा कि चाहे कोई आदर्श कितना भी महान क्यों न हो, वो ईव के साथ रहने से बढ़कर नहीं हो सकता। उसने एक ऐसी जिंदगी जीने का फैसला किया जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा तक नहीं था। जब माहौल बहुत इमोशन हो रहा था, तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। कार से बाहर निकलने वाला शख्स विंस्टन था। ईथन ने तुरंत कहा कि उसने ड्राशा को मार दिया है ताकि वो साबित कर सके कि वो गद्दार नहीं है। लेकिन ये सुनकर विंस्टन जोर जोर से हंसने लगा। वो शुरू से ही जानता था कि ये बस एक अफवाह है। ईथन को बहुत हैरानी हुई। अगर ऐसा था तो वो उसके पीछे क्यों पड़ा था? इसकी वजह ये थी कि विंस्टन ईथन को अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि खुद को बेगुनाह साबित करने के
के लिए वो ड्राशा को ढूंढने जरूर जाएगा। असल में सबसे अहम वजह ईव थी। उसे अंदाजा था कि ईव ही ईथन को उकसाएगी कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ड्राशा को मार दे। एक पिता से बेहतर अपनी बेटी को कौन जान सकता है। कहना पड़ेगा कि विंस्टन अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह समझता था। अब हालात बेहतर हो गए थे। ड्राशा की मौत के साथ अब वे न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले थे। अभी तक उनके गैंग में कोई भी ये मुकाम हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए आगे चलकर अगर ये गैंग ईथन को सौंप दिया जाए तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। फिल्म यही खत्म होती है। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।